हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 29th ऑफ मई टू 31st ऑफ मई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम या रेलवे एग्जाम या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स के लिए ये पर्टिकुलर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो बिना कोई भी पार्ट स्किप किए इस पूरे सेशन को आप अटेंड कीजिए। इस पूरे सेशन में हम लोग आज डिस्कस करेंगे 3 दिन का जो हमारा करंट अफेयर्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, वो सारी चीजें। साथ ही साथ सेकंड होगा हमारा डाउट सेशन। जिन भी एस्पिरेंट का कोई भी डाउट होता है उस डाउट सेशन को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है डाउट सेशन अटेंड ना करना हो, तो इसके लिए हमने वो लास्ट में रखा है। और थर्ड नंबर पे हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। ठीक है, तो आप लगातार इस सीरीज से जुड़े रहें। साथ ही साथ इस सीरीज के बारे में आप अपने डिफरेंट साथियों को जरूर बताएं, क्योंकि इस पूरे सीरीज में हम लोग डिस्कस करते हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं आज की हमारी फर्स्ट न्यूज के बारे में। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इसरो का एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है जिसे हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो, जिसका फुल फॉर्म आप सभी को पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एज इट इज ध्यान रखना है, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा इन्होंने एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है युविका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे एग्जाम जिनमें जो कि वनडे एग्जाम हो, स्पेसिफिकली वनडे एग्जाम हो, चाहे वो आप पुलिस का पेपर दे रहे हो, चाहे वो आप एसआई का पेपर दे रहे हो। इसके अलावा जितने आपके टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हैं, टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें करंट अफेयर्स जैसी सब्जेक्ट आती हैं, जैसे कि आप यूजीसी नेट की बात कर लें, है ना, स्पेसिफिकली उसकी अगर बात कर लें तो वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी करंट अफेयर्स के टॉपिक अगर उनमें पूछे जाते हैं, ऐसे सभी एग्जाम के लिए ये पर्टिकुलर न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, इसरो ने हाल ही में यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है युविका। अच्छा, मैंने ऐसा बोल दिया कि वनडे एग्जाम्स के लिए है, तो वनडे एग्जाम्स में एमपीपीएससी भी आता है, तो पर ऐसा मत सोचना कि एमपीपीएससी वालों को नहीं पढ़ना है। एटलीस्ट उनको हेडलाइन पता होनी चाहिए कि इसरो ने हाल ही में एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है युविका। युविका का फुल फॉर्म है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। युवा विज्ञानी कार्यक्रम इसका फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म भी आप सभी को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये क्या है, इस प्रोग्राम के बारे में अगर बात करें तो यह युविका नाम का कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देने वाले युवा छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के लिए इसरो का एक शिक्षण और जागरूकता पैदा करने वाला कार्यक्रम है। यानी कि इसरो के द्वारा एक यंग साइंटिस्ट को स्पेसिफिकली, या आप ऐसा कहें युवा छात्रों को, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, उन्हें स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस और उसके अनुप्रयोगों पर ज्ञान प्रदान करने के लिए, यानी कि नॉलेज देने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम क्या है, युविका। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यह कार्यक्रम अधिक से अधिक छात्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, यानी जिसे आप बोलते हैं STEM, बात कर रहे हैं हम लोग स्टेम की, ठीक है, आधारित अनुसंधान करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसरो ने हाल ही में अपना एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है युविका, जिसका मेन उद्देश्य होगा युवा छात्रों को स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस और उसके साथ ही साथ अनुप्रयोगों पर, उसके यूजेस के बारे में नॉलेज प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगर बात करें इसरो के बारे में तो इसरो का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बता दिया। इसका फॉर्मेशन किया गया 1969 में, इसका फॉर्मेशन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो विक्रम अंबालाल साराभाई जी के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, विक्रम अंबालाल साराभाई। ठीक है, इसके अलावा हमें ये भी पता है करंट जो चेयरमैन है इसके, तो करंट चेयरमैन कौन है, तो करंट चेयरमैन का नाम आप सभी को ध्यान रखना है, वो है एस सोमनाथ जी। ठीक है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई है। तो पात्रता क्या होगी, तो जो लोग कक्षा 8 की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और वर्तमान में कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, वे इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश से हर साल 3 छात्र इस
कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम शामिल होंगे। चयन किस तरीके से किया जाएगा, तो सिलेक्शन बेस किया जाएगा 8वीं कक्षा के शैक्षणिक प्रदर्शन और पाठ्येतर गतिविधियों के आधार पर किया जाएगा। यानी 8वीं कक्षा में जिस तरीके का रिजल्ट होगा पर्टिकुलर स्टूडेंट का, उसके आधार पर, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में उसका चयन किया जाएगा। इस प्रोग्राम का नाम क्या है? प्रोग्राम का नाम है युविका, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी, इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट रीच्ड अलास्का टू पार्टिसिपेट इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? रेड फ्लैग 24। रेड फ्लैग 24 नाम की एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज के लिए इंडियन एयरफोर्स का जो कंटिजेंट है वो अलास्का पहुंच चुका है। ये जो पर्टिकुलर अगर बात करें एयरफोर्स कंटिजेंट के बारे में, तो ये कहाँ होने वाली है एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज अलास्का यूएसए में होने वाली है, जिसका नाम क्या है? रेड फ्लैग 24। एक्स रेड फ्लैग इज अ 2 वीक एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। 8 राफेल फाइटर जेट विल टेक पार्ट फ्रॉम इंडिया, जिसमें से 8 राफेल फाइटर जेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सर इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट है कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24 कहां आयोजित की गई, तो प्रश्न यही पूछा जाएगा। अलास्का यूएसए में हाल ही में आयोजित की गई है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी चीजें आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतना लिखिएगा, जब आप नोट्स बनाएंगे तो सिर्फ इतना लिखना है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जिसका नाम है रेड फ्लैग 24, जो कि कहां आयोजित की जा रही है? अलास्का यूएसए में आयोजित की जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी, प्रज्ञानंदा बीट्स वर्ल्ड फर्स्ट मैग्नस कार्लसन, वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द क्लासिकल इवेंट एट नॉर्वे चेस 2024। हाल ही में नॉर्वे चेस चैंपियनशिप की गई, जिसमें प्रज्ञानंदा जी, आप ऐसा कहें, प्रज्ञा नंदा जी ने, बिल्कुल प्रज्ञा नंदा जी ने, जो चेस के सबसे बड़े वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन, उन्हें हरा दिया है। तो किसी भारतीय ने वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर को हराया है, जिसका नाम क्या है भाई? वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर थे मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन, इन्हें हरा दिया है किसने? ये है प्रज्ञानंदा जी, इन्होंने मैग्नस कार्लसन साहब को हरा दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगली और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि स्पेसिफिकली एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स को तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। आने वाले ना सिर्फ 2024 के प्रीलिम्स के लिए, बल्कि 2025 में जो प्रीलिम्स होगा उसके लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो आप अगले 2 साल तक इस न्यूज को आपको ध्यान रखना है। कैसे याद रहेगा? बहुत आसानी से याद रहेगा। न्यूज को आपको पढ़ना है, पीडीएफ में एक बार आपको देखना है, साथ ही साथ एक बार आप, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर लिखते होंगे। बहुत कम नोट्स में आपको लिखना होता है, इस वजह से आप नोट्स ज़रूर बनाते होंगे इसके। अगर नहीं भी बनाते हैं तो एटलीस्ट पीडीएफ को तो 2 से 3 बार ज़रूर देखना है। चलिए, इस न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड, जो कि आप सभी को पता है, गेल इंडिया लिमिटेड ने कमीशन किया है उसका पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गेल इंडिया के द्वारा कहाँ लगाया गया है? मध्य प्रदेश के विजयपुर में। मध्य प्रदेश के विजयपुर टाउन में, मध्य प्रदेश के विजयपुर टाउन में पहला हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा लगाया गया। ठीक है, ये द प्लांट मार्क्स a major step towards new and alternative energy and has been installed in line with the national green hydrogen mission। ये किस प्रक्रिया के तहत या फिर किस मिशन के तहत लगाया गया है? तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो कि चलाया जा रहा है अपने पूरे भारत में, उसकी तरफ एक और पहल है, आप ऐसा कह सकते हैं, जिसकी वजह से गेल इंडिया लिमिटेड ने हमारे मध्य प्रदेश के विजयपुर टाउन में अपना पहला हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट लगाया है। सर विजयपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ध्यान रखना है भाई, गुना जिले में आता है ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको नोट डाउन करना है। विजयपुर कहाँ है? गुना में है। अगर बात करें इसकी कैपेसिटी क्या है, तो इस पर्टिकुलर प्लांट की कैपेसिटी यहाँ पर दी गई है। कितनी है भाई? 4.3 टन पर डे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो सर क्या-क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग अब जब अपनी नोट्स बनाएँगे अपनी कॉपी में, तो हम लोग लिखेंगे गेल इंडिया लिमिटेड ने पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया है। कहाँ लगाया है? तो आपको लिखना है विजयपुर, गुना। ठीक है, पहले विजयपुर लिखना है, फिर बगल में कोष्ठक में गुना का नाम लिखना है। इसके बाद इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो कैपेसिटी 4.3 टन पर डे की कैपेसिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर बात करें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में, ये मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर पूरी तरह से इंग्लिश में दिया हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने अप्रूव किया है इस पर्टिकुलर मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए।
कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इसमें? तो निवेश किया जाएगा 19,744। क्या सर ये फिगर याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है, एज़ इट इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? द एम्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर यूजिंग, प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली भारत को इतना सक्षम बनाना है कि भारत खुद भी यूज कर सके ग्रीन हाइड्रोजन, साथ ही साथ प्रोड्यूस भी कर सके और उस ग्रीन हाइड्रोजन को हम एक्सपोर्ट भी कर सके। इतना सक्षम भारत को बनाना है, इस मिशन का यह उद्देश्य है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका उद्देश्य। ठीक है, मेंस के पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए, अगर बात करें भारत में 2030 तक लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को जोड़ने के साथ-साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 एमएमटी, एमएमटी का मतलब मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है। इसका एक टारगेट भी है, टारगेट क्या है भाई? उस टारगेट को आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट, 125 गीगावाट की क्षमता, की ऊर्जा क्षमता प्रति वर्ष हो जाए, ऐसा हमें प्रयास करना है। पर ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना? हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सके कितना 2030 तक में, ये 125 गीगावाट पर हर साल हम प्रोड्यूस कर पाएँ। बिल्कुल सिंपल सा उद्देश्य है, ये टारगेट आप सभी को ध्यान रखना है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य कुल 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करना है और 6 लाख नौकरियां इससे पैदा होने की उम्मीदें हैं। इससे जीवाश्म ईंधन की आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमी आएगी और लगभग 50 मीट्रिक टन वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी आएगी। नोडल मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। सर क्या ये याद रखना है? बिल्कुल, इन्हें आप चाहें तो फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या-क्या याद रखना है? सिर्फ़ कितना निवेश किया गया है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा टारगेट क्या है इसका? 2030 तक 125 गीगावाट पर ईयर प्रोडक्शन हो सके ग्रीन हाइड्रोजन का, ये इसका टारगेट है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है? ये द ईयर याद बिल्कुल रखना है, 2030 वाला, ठीक है? चलिए, बात करें अगर गेल के बारे में, तो गेल का फाउंडेशन किया गया था गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे आप कहते हैं, 1984 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके अलावा वर्ष 2013 में, 1 फरवरी वर्ष 2013 में इसको महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया है। ध्यान रखना है, गेल इंडिया कंपनी को कौन-सा स्टेटस प्राप्त है? तो महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया किस वर्ष? तो 2013। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। महारत्न स्टेटस कब दिया गया? वर्ष 2013 में दिया गया। एमपीपीएससी के एस्पिरेंट आँख खोल लें, आँख, कान, नाक सब खोल लें भाई। वर्ष 2013 में गेल को, वर्ष 2013 में गेल कंपनी को महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया है। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात पता है कि महारत्न और नवरत्न टोटल कितनी कंपनी है। कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है मुझे कि टोटल नंबर ऑफ महारत्न और नवरत्न कंपनी कितनी है? मैं करा चुका हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आप सभी को बताना है। अगर आप फिर भी नहीं बता पाएँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप सर बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूँगा अगले सेशन में। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है लिथुआनिया, लिथुआनिया प्रेसिडेंट गीतानास नौसेदा सिक्योर्स लैंडस्लाइड री-इलेक्शन विक्ट्री। हाल ही में लिथुआनिया लिथुआनिया के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है गीतानास नौसेदा, ने सेकंड 5 ईयर टर्म के लिए ये नियुक्त किए गए हैं एज़ अ राष्ट्रपति। तो सर क्या याद रखना है? हमें याद रखना है लिथुआनिया, लिथुआनिया के प्रेसिडेंट का नाम हमें याद रखना है। क्या नाम है भाई? गीतानास। गीता नास, आप इतना भी याद रखें, ये बिल्कुल अजीब नाम है यार, गीता, गीता से याद रख सकते हैं, गीता नास नौसेदा, ठीक है? यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की यानी लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नियस, विल्नियस और करेंसी है यहाँ की यूरो। तो चलिए देखते हैं ये लिथुआनिया है कहाँ? वर्ल्ड मैप पर नज़र डालते हैं, तो वर्ल्ड मैप पर जब हम नज़र डालते हैं, तो हमें यूरोप कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है। ये हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट, यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर पोज़ीशन पर आपको देखने को मिलेगा लिथुआनिया। सर कैसे पता चले? आपको क्या देखना है? आपको देखना है बाल्टिक सी, यहाँ पर आपको बाल्टिक सी देखने को मिलेगा वर्ल्ड मैप में और उसके जस्ट पास में आपको लिथुआनिया भी देखने को मिल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसकी लोकेशन भी आपको थोड़ा-सा ल यहाँ पर आपको पूरा ये रशिया वाला दिख रहा है, ये आपको पूरा रशिया दिख रहा है, ये पूरा आपका रशिया है, ठीक है? यहाँ पे आपको ब्लैक सी देखने को मिलता है और ये है आपका लिथुआनिया। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, नेपाल्स पूर्णिमा श्रेष्ठ बिकम्स फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट थ्राइस इन 13 डेज। 13 दिनों में ये पर्वतारोही हैं जिनका नाम है क्या? पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही मौसम में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनकर
दुनिया की पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है, वो भी सिर्फ 13 दिनों में भाई। 13 दिनों में 3 बार चढ़ गई हैं। क्या नाम है भाई? पूर्णिमा श्रेष्ठा नाम याद रखना है। ये कहाँ की पर्वतारोही हैं? तो नेपाल की हैं पर्वतारोही, 32 साल की हैं। साथ ही साथ ये पेशे से फोटो जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 3 बार, 13 दिनों में 3 बार चढ़ गई भाई। क्या बात है! 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट को फ़तह किया है। ऐसी पहली महिला कौन है? तो नेपाल की पूर्णिमा श्रेष्ठ है, इनका नाम ध्यान रखना है। वर्ष 2018 में पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ने के साथ 4 बार एवरेस्ट पर ये अब चढ़ चुकी हैं। सर क्या ये याद रखना है? नहीं याद रखना है, बस हमें पता चल गया कि पूर्णिमा श्रेष्ठ टोटल 4 बार, और अभी हाल ही में पूर्णिमा श्रेष्ठ जी 13 दिनों में ही चढ़ गई थी भाई 3 बार। 3 बार तो 13 दिन में ही चढ़ गई। तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, इसलिए पहली महिला हैं, ध्यान रखना है इनका। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, रशिया टू रिमूव तालिबान फ्रॉम टेरर लिस्ट। रशिया ने तालिबान को टेरर लिस्ट से हटा दिया है। बिल्कुल साधारण सी न्यूज़ है ये। क्या सर इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इससे क्वेश्चन मोर और लेस पूछे जाने की संभावना इस टॉपिक से बहुत कम है, तो मुझे तो नहीं लगता इतना पूछने जाने की संभावना, फिर भी हमने इसे कर लिया है। बिल्कुल एक स्टैटिक फैक्ट था, जनरल फैक्ट था। रूस क्या करने वाला है? तालिबान को अफ़गानिस्तान में सत्ता में वापस आने के 3 साल बाद प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से ये अब हटाने वाला है। मॉस्को ने कई वर्षों से तालिबान के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया, कई दौर की बातचीत की है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद अफ़गानिस्तान के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया है। कज़ाकिस्तान ने वर्ष 2023 में तालिबान को प्रतिबंधित संगठनों की सूची से हटा दिया था। तो यानी कि कज़ाकिस्तान जो देश है, सेंट्रल एशियन ये कंट्री है, पर्टिकुलर कज़ाकिस्तान, और इन्होंने भी इसे बैंड ऑर्गेनाइजेशन में से वर्ष 2023 में हटा दिया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि रशिया भी ऑलमोस्ट उसी कदम पर है, तालिबान को अपनी टेररिस्ट से हटा दिया है। बिल्कुल सिंपल सी न्यूज़ है। सिर्फ आप स्टैटिक फैक्ट ध्यान रखें, इन चीज़ों को आप स्किप कीजिए। नोट्स में सिर्फ एक लाइन लिखनी है, रशिया टू रिमूव तालिबान फ्रॉम टेरर लिस्ट। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ड्रोन वॉर अगेंस्ट रशिया। 6 नाटो कंट्रीज अनाउंस बॉर्डर डिफेंस प्लान। रशिया के अगेंस्ट 6 नाटो कंट्रीज ने, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की ये जो देश हैं, ये पर्टिकुलर 6 कंट्रीज ने अनाउंस किया है बॉर्डर डिफेंस प्लान। यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही है, ये पूरे क्या है? ड्रोन्स हैं। ध्यान रखना है, ये ड्रोन्स की मदद से एक वॉल यानी एक दीवार बना दी गई है, एक दीवार बना दी गई है, ठीक है? 6 नाटो कंट्रीज वो कौन सी हैं? लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे आर जॉइनिंग फोर्सेस टू बिल्ड अ ड्रोन वॉल टू प्रोटेक्ट देयर बॉर्डर्स फ्रॉम रशिया। तो रशिया से अपनी बॉर्डर को बचाने के लिए एक पर्टिकुलर ड्रोन वॉल तैयार की है इन 6 कंट्रीज ने। इन 6 कंट्रीज के नाम क्या सर इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। This is a completely new thing. A drone wall is stretching from Norway to Poland, and the goal is to use drones and other technologies to protect the border. और इन drones की मदद से ये पर्टिकुलर 6 कंट्रीज अपने आप को यानी खुद को या अपने देश को रशिया के अटैक से बचा सकेंगी। इस वजह से उन्होंने ये दीवार तैयार की है। तो जो ध्यान से देखते हैं ये कहाँ पर है? तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है नॉर्वे, फिर फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है ये पर्टिकुलर 6 कंट्रीज़ ने इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक वॉल तैयार की है। इस वॉल यहाँ पर आपको ये पूरी वॉल देखने को मिल रही है, ठीक है? ये यहाँ पर ये वॉल है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बात करते हैं नाटो के बारे में। नाटो की अगर बात करें तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन डीसी में की गई थी। उत्तरी अटलांटिक संधि पर यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 संस्थापक सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। नाटो के यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 32 सदस्य हैं और टोटल हाल ही में स्वीडन 2024 में और फिनलैंड 2023 में इसका सदस्य बना। तो सबसे लेटेस्ट वाला कौन-सा सदस्य है? वो है स्वीडन 2024 में, हमने ऑलरेडी इसे कवर किया है। और इसके पहले फिनलैंड, इसके पहले हमने देखा था कि फिनलैंड वर्ष 2023 में नाटो की मेंबरशिप इसने ली थी। फिनलैंड के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ना, यहाँ पर मैप में भी आपने देखा होगा, फिनलैंड आपको यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है। चलिए, बात करते हैं। नाटो के बारे में हमें पता चल गया। नाटो का एस्टेब्लिशमेंट 4 अप्रैल 1949 में वाशिंगटन डीसी में किया गया था। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, नासा ने हाल ही में लॉन्च किया है सैटेलाइट फ्री फायर टू स्टडी द अर्थ पोल्स।
अर्थ के पोल्स की स्टडी करने के लिए। ध्यान रखना है, जब आप अर्थ को बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं? ये सपोज़ कीजिए ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ में ये आपका नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये है हमारा साउथ पोल, ठीक है? ये हमारा साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन पोल्स की स्टडी करने के लिए नासा ने हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? फ्री फायर। तो प्रश्न पूछा जा सकता है क्या? बिल्कुल पूछा जा सकता है। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि हाल ही में किसने फ्री फायर नाम की सैटेलाइट लॉन्च की है? तो आपके 4 ऑप्शन होंगे इसरो, नासा, जाक्सा इस तरीके के ऑप्शन होंगे, जिसमें से कि आप सही आंसर लगाएँगे नासा। या फिर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है फ्री फायर नाम की जो सैटेलाइट हाल ही में नासा ने लॉन्च की है, वो किसकी स्टडी करने वाली है? तो ध्यान रखना है आपको अर्थ पोल्स की स्टडी करने वाली है। नासा के लिए पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए जलवायु उपग्रहों की जोड़ी में पहला उपग्रह न्यूजीलैंड के माहियामी कंपनी ने लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 से रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट के ऊपर से उड़ान भरने के बाद कक्षा में। फ्री फायर की बात करें अगर आप तो फ्री फायर का फुल फॉर्म है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। इसका फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, इस मिशन में 2 शू बॉक्स साइज के क्यूब सैटेलाइट्स लगी हैं या क्यूब सैट लगे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फ्री फायर मिशन विल गैदर डेटा ऑन हाउ मच हीट द आर्कटिक एंड अंटार्कटिका रेडिएट टू इनटू स्पेस एंड हाउ दिस इन्फ्लुएंस द ग्लोबल क्लाइमेट। यानी बिल्कुल सिंपल सा है कि फ्री फायर मिशन आर्कटिक और अंटार्कटिका अंतरिक्ष में कितनी गर्मी विकीर्ण करते हैं, वैश्विक जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, इन सभी के बारे में स्टडी करने वाला है। यह डेटा हमें पृथ्वी के ताप संतुलन के मूल सिद्धांतों को समझने में मदद करेगा, जिससे हम बेहतर ढंग से भविष्यवाणी कर पाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी बर्फ, समुद्र और मौसम कैसे बदलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का जिस तरीके से इम्पैक्ट हमारे पूरे देश में पड़ रहा है, जहां पर आप देखते हैं केरल में बाढ़ आती है, जबकि नदर्न इंडियन स्टेट्स में ऑलमोस्ट 45 डिग्री प्लस सेल्सियस का टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। दिल्ली जैसे शहरों में 52 डिग्री का टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है, जबकि आप जबकि आप हिमाचल में देखते हैं तो हिमाचल में आपको देखने को मिलता है कि वहां पर काफी अच्छी ठंड पड़ रही है। तो एक साथ आप देखते हैं वेरिएबिलिटी है पूरे भारत में, और हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट के कारण ही ये सारी चीजें हो रही हैं, और ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है उसे समझने के लिए ही तो इस तरीके की सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, जिसका नाम क्या है? फ्री फायर। ठीक है, जो कि स्टडी करेगा अर्थ पोल्स की। चलिए बात करते हैं आज के पर्टिकुलर डाउट सेशन के बारे में। इस तरह से हमारी पूरी न्यूज़ कंप्लीट हो चुकी है। आज का जो डाउट सेशन था वो बेहद इंपॉर्टेंट डाउट सेशन होने वाला है। वो क्या था? वो प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग था और क्यूरियोसिटी के साथ मुझे भी ऐसा लगता है इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए। थोड़ा-सा लंबा हो सकता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राज्यसभा इलेक्शन प्रोसीजर आपको पूरा समझ में आएगा, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। हम लोग बात करने वाले हैं राज्यसभा के से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और सारी चीज़ों के बारे में। कोशिश करेंगे कि जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है और जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके इस कॉन्सेप्ट को मजबूती देंगी, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आपके डाउट के बारे में। आपका डाउट था राज्यसभा इलेक्शन की प्रोसीजर क्या होती है? किस तरीके से राज्यसभा के मेंबर नियुक्त किए जाते हैं? इसके बारे में हमें आज जानना है। अगर हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें, तो हमें पता है कि हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं संसद की, इस संसद में 3 ऑर्गन हमें देखने को मिलते हैं। पहला ऑर्गन क्या है? प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखना है जब भी पार्लियामेंट की बात होगी, तो पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन हैं, संसद में 3 लोग हैं, 3 बॉडी है, आप ऐसा कह सकते हैं। एक प्रेसिडेंट होते हैं, एक एक होते हैं आप समझते हैं राज्यसभा राज्यसभा और तीसरी बॉडी है लोकसभा। एक प्रश्न मुझे अभी भी याद है कि एमपीपीएससी में एक प्रश्न ज़रूर पूछा गया था, वर्ष 2000 शायद 23 के पेपर में पूछा गया था कि पार्लियामेंट में कौन-कौन लोग आते हैं? तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा ये 3 बॉडी आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर बात करें राज्यसभा के बारे में तो किस आर्टिकल में इसके कंपोजिशन के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 80, लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है, और जबकि प्रेसिडेंट के बारे में कहाँ बताया गया है? प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो अभी आपको पता चल गया। अगर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो किसे पढ़ना चाह रहे हैं? अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे हमारे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में जब हम और कुछ चीज़ें बात करते हैं तो इसे अपर हाउस भी कहा जाता है, ये वाली बात तो आप सभी को पता है। अपर हाउस कहा जाता है। अपर हाउस के साथ-साथ इसे हाउसेस ऑफ एल्डर कहा जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है। ठीक है? एल्डर्स म यानी कि बड़े लोगों की सभा, आप ऐसा कह सकते हैं।
क्यों कहा जाता है, इस पर भी हम लोग आएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई कि पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन, राज्यसभा और लोकसभा, इनके आर्टिकल्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि आप सभी को ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, अच्छा, इसमें एक चीज डाउट क्या था, मैं उस पर हाईलाइट करूं। यहाँ पर जिस एस्पिरेंट्स ने मुझे पूछा था, यहाँ पर वो चाहते थे कि मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लेकर मैं बताऊं, तो बिल्कुल मैं मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लेकर ये पूरा इलेक्शन प्रोसीजर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल समझते हैं कि जो राज्यसभा सीट के बारे में, ठीक है, एक सेकेंड, चलिए, तो राज्यसभा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग राज्यसभा। अब इससे जुड़े हम लोग सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहली बात कि आप सभी को पता होना चाहिए, यह एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस का मतलब क्या है? यह एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन है, इसका मतलब है कि ये डिसॉल्व नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं नेवर डिसॉल्व, नेवर डिसॉल्व। एक तरीके के नोट्स भी मैं आपको यहाँ पर आपको बनाते हुए जा रहा हूँ, जिससे आपको सारी चीजें समझ में भी आए और आप आसानी से आप नोट डाउन भी कर सके। तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस क्यों है? क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होता है। इंग्लिश में डिसॉल्व का मतलब क्या है? कभी भी भंग नहीं होता है। जबकि जब हम लोग राज्यसभा के अलावा लोकसभा की बात करते हैं, तो यह एक अस्थायी सदन होता है। ध्यान रखना है, अस्थायी सदन होता है ना, परमानेंट बॉडी नहीं होती है ना। क्यों? क्योंकि 5 साल का इसका टेन्योर होता है। 5 साल का इसका क्या होता है? टेन्योर होता है। 5 साल के बाद ये भंग हो जाती है और उसके बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस के बाद लोकसभा में, जिस तरीके से आप अभी आपको पता है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, और फिर से एक नई पार्टी, फिर से नई तरीके से सारी सरकार बनती है और उस तरीके से फिर चलती है सरकार। तो हमें पता है कि लोकसभा के प्रोसीजर्स के बारे में। तो लोकसभा में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, राज्यसभा की बात करते हैं। अच्छा, राज्यसभा में जब हम लोग बात करते हैं, तो राज्यसभा के हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में ये बताया गया है कि राज्यसभा में टोटल कितनी सीट होनी चाहिए। राज्यसभा में टोटल कितनी सीट होनी चाहिए, ये कहाँ बताया गया है? तो 4th शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये निर्धारित किया जाता है। अच्छा, ये राज्यसभा सीट का एलोकेशन, इस सीट में कौन-कौन से क्या-क्या चीजें होती हैं, तो कहाँ-कहाँ के लोग होते हैं? तो यहाँ पर स्टेट्स के और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी, ऐसी यूनियन टेरिटरी, ध्यान रखना है मैं जो इतनी चीजें बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जितनी चीजें मैं लिख रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। राज्यसभा सीट का जो एलोकेशन है, या इस पर्टिकुलर राज्यसभा सीट में कौन होता है, तो स्टेट में, स्टेट से लोग आते हैं, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी से लोग आते हैं, है ना। यानी यहाँ पर स्टेट की सीट है और यूनियन टेरिटरी की सीट है। क्या यूनियन टेरिटरी जितनी भी हैं हमारे देश में, क्या उन सभी यूनियन टेरिटरी की सीट होती है? तो बिल्कुल नहीं। ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा है, ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पर विधानसभा है, जैसे एग्जांपल के लिए आप दिल्ली को देख लें। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है, साथ ही साथ वहां पर विधानसभा भी है, आपको वहां पर देखने को मिलती है। इस वजह से वहां के लोग भी राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी है। अगली बात करें अगर, तो अगली बात है हमारी, एक सेकंड, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम सीट कितनी है? तो अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम सीट की राज्यसभा में, तो राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम सीट है 250। ये 250 सीट की जब हम लोग बात करते हैं, तो इसमें से इन 250 सीट में 238 सीट क्या है? तो 238 सीट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर, वहां से लोग आते हैं। जबकि 12 सीट जो हैं, वो उन 12 सीट के लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, इन सदस्यों को, इन मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। किसके द्वारा? नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ये नॉमिनेशन किस बैकग्राउंड पर होता है, यानी किन मेंबर्स का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? ये जो 12 सदस्य आएंगे, राज्यसभा के जो सदस्य बनेंगे 12 मेंबर्स, इन ये किस फील्ड से एसोसिएट होने चाहिए? तो वो फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपको पता होना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर लोग हैं, ये 4 कैटेगरीज के लोग आते हैं। कौन-कौन से हैं भाई? ये आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल साइंस, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। इन पर्टिकुलर 4 फील्ड्स के लोग ही आते हैं, और ऐसे लोगों को नॉमिनेट कर दिया जाता है डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा, और जिससे वो लगातार सीधे डायरेक्ट राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं। जबकि ये जो 238 सीट, जो 238 सीट है ना, यहाँ पर स्टेट, मैंने आपको बताया, स्टेट और यूटी से मेंबर नियुक्त किए जाते हैं। और वो मेंबर किस तरीके से नियुक्त किए जाते हैं भाई? तो जो मेंबर्स होते हैं ना, वो
उस पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट से कितने मेंबर आएंगे। मतलब पॉपुलेशन अगर किसी स्टेट की, किसी राज्य की बहुत ज्यादा है, तो वहां उस राज्य का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में ज्यादा होगा। जबकि ऐसा राज्य जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है, उस पर्टिकुलर राज्य से जो राज्यसभा सीट है वहां की कम होगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। कहने का मतलब क्या है, ऐसा राज्य आप समझिए, जैसे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता है बहुत ज्यादा जनसंख्या है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में बिलोंग करती है, तो वो उत्तर प्रदेश में बिलोंग करती है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है उत्तर प्रदेश का वो ज्यादा होगा। जबकि मणिपुर जैसे राज्य जहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां का रिप्रेजेंटेशन, वहां के लोगों का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, वहां से कम सदस्य आएंगे। कितने सदस्य आते हैं भाई, तो आप मणिपुर जैसे राज्य से एक सीट वहां की है जैसे राज्यसभा में। जबकि अगर बात करें आप मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में टोटल राज्यसभा सीट कितनी है, तो मध्य प्रदेश में टोटल राज्यसभा सीट है 11। ये आप सभी को पता है। मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन भी ठीक-ठाक है ना? तो इस तरीके से आप सभी को ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी है, किस तरीके से होता है। अच्छा, अब बात करते हैं इन मेंबर्स के बारे में, थोड़ा-सा जानते हैं। अगर बात करें इन मेंबर्स के बारे में, तो इन मेंबर्स का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? राज्यसभा मेंबर अगर आपको बनना है, राज्यसभा का मेंबर बनना है, तो क्या ऐसे ही आप मुँह उठाए और चले आए? आप सुबह-सुबह उठे, हाथ-मुँह धुले और चले आए और कह दिया कि हमें राज्यसभा मेंबर बना दो। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या, क्वालिफिकेशन क्या योग्यता होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। पहली बात कि आप सभी को पता होना चाहिए कि ये सिटीज़न ऑफ इंडिया होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके अलावा मिनिमम जो ऐज है, मिनिमम ऐज रिक्वायरमेंट कितनी है? तो वो है 30 साल। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है और ज़्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा मेंबर्स की जो मिनिमम ऐज है वो कितनी होनी चाहिए? 30 साल। मैक्सिमम के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया। जबकि तीसरी इम्पोर्टेंट बात जो कि आप सभी को पता है वो है किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। यानी कोई एक पर्टिकुलर सरकारी नौकरी कोई व्यक्ति कर रहा है और वो चाहे कि मैं राज्यसभा का मेंबर बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसे सबसे पहले क्या करना होगा, अपने पद से रेज़िग्नेशन देना होगा, है ना? रेज़िग्नेशन देने के बाद जब वो एक नॉर्मल व्यक्ति हो जाएगा, तब वो नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा, जाकर राज्यसभा मेंबर बनने की योग्यता वो पा सकेगा। या फिर तीसरी बात अगली बात क्या हो सकता है, अगली बात है इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए या बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं, ठीक है? ज़्यादा मोटे-मोटे तौर पर आपको समझना है कि एक पर्टिकुलर सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए, जबकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लाभ के पद पर ना हो कोई व्यक्ति और इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट ना हो। ऐसे व्यक्ति राज्यसभा के मेंबर होने की योग्यता रखते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कहाँ बताया गया है? सर इसके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में भी कहीं बताया गया होगा ना? डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में आर्टिकल नंबर 102 में बताया गया है, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे? तो प्रेसिडेंट और ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर जाएँगे, तो कुछ निर्धारित बैकग्राउंड पर वहाँ से वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है? तो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में आर्टिकल नंबर 102 पर बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। सर, एक बात और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? क्योंकि हम इलेक्शन पर आने ही वाले हैं, इलेक्शन पर ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। इलेक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, तो सर इनका जो ड्यूरेशन है, टेन्योर है, ये कितना होगा? तो राज्यसभा मेंबर्स का जो टेन्योर है ना, वो 6 साल का होता है। कोई भी व्यक्ति अगर राज्यसभा मेंबर नियुक्त होता है, तो वो 6 साल के लिए नियुक्त होता है। अगर उससे पहले वो चाहे तो रेज़िग्नेशन दे सकता है ना? तो 6 साल के लिए वो नियुक्त होगा। लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर बताया था, एक परमानेंट बॉडी है, परमानेंट हाउस है, ये कभी भंग नहीं होता। तो क्यों भंग नहीं होता? क्योंकि प्रत्येक 2 साल में, मैं हिंदी में लिखता हूँ, प्रत्येक 2 वर्ष में 1 तिहाई सदस्य, 1 तिहाई, ठीक है? 1 तिहाई मेंबर क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं और यही प्रक्रिया चलती रहती है। प्रत्येक 2 साल में 1 तिहाई मेंबर रिटायर हो जाते हैं और फिर से उन पर्टिकुलर जैसे ही वो रिटायर हुए, जिस राज्य के वो होंगे, तो वहाँ की सीट वैकेंट हो जाएगी। तो उस पर्टिकुलर राज्य के लोग फिर उस पर्टिकुलर राज्य में फिर से राज्यसभा का इलेक्शन करवा दिया जाएगा और फिर से नए मेंबर आ जाएँगे। फिर से उनका कार्यकाल 6 साल तक होगा। तो जो पुराने वाले मेंबर्स होंगे ना, जिनका 6 साल पूरा हो रहा होगा,
है ना? वो क्या हो जाएँगे, रिटायर हो जाएँगे। तो ये प्रोसीजर कैसे चलती रहती है? तो इसी तरीके से चलती रहती है। प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। सर, हमें सारी बातें समझ में आ गई। आपने सब कुछ बता दिया, सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी, लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ नहीं बताई, वो क्या है? वो ये है कि इलेक्शन की प्रोसीजर क्या है? इलेक्शन कैसे होता है? और इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? सर, तो आप सर या मैम जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, तो परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं बस बता रहा हूँ। देखिए आप बहुत आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। सारी चीज़ें मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं हम लोग इलेक्शन के बारे में। कहने का मतलब क्या है? चुनाव। राज्यसभा का जो चुनाव होता है ना, राज्यसभा का जो चुनाव होता है, वो उस इलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। सर ये इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जनता जो है वो जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती है। क्या आपने कभी वोट डाला है भाई? आप जितने लोग देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, क्या आपने कभी वोट डाला है? आपके पेरेंट्स कभी वोट डालने गए हैं राज्यसभा के इलेक्शन का? तो बिल्कुल नहीं। इस पर्टिकुलर चुनाव में यानी कि राज्यसभा के चुनाव में हमेशा ध्यान रखना है, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्टली आप किसी राज्यसभा मेंबर को नहीं चुनते हैं, बल्कि इस पर्टिकुलर चुनाव में एमएलएज़ एमएलएज़ पर्टिकुलर स्टेट के एमएलएज़ यानी कि विधायक विधायक जिन्हें आप चुनते हैं, वो पर्टिकुलर क्या करते हैं, वोट डालते हैं वोट डालते हैं। यानी कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है ना, तो राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जबकि लोकसभा का इलेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये वाली बात आप सभी को पता है। राज्यसभा का इलेक्शन कौन करवाता है भाई? तो ईसीआई करवाती है। ध्यान रखना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इनका का इलेक्शन करवाती है। और इसमें वोट कौन डालता है? तो पर्टिकुलर स्टेट कोई भी स्टेट हो, कोई भी राज्य जिस भी राज्य में राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, उस पर्टिकुलर राज्य में उस पर्टिकुलर राज्य के विधायक यानी कि एमएलएज़ जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूशनली आप कैसा लिखेंगे जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो क्या लिखेंगे आप? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? विधानसभा के जो पर्टिकुलर इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, वोट डालते हैं, ठीक है? वोट डालते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि वोट डालने का काम कौन करता है, एमएलए या विधायक करते हैं। ये वाली बात पता चल गई। लेकिन अगर बात करें मध्य प्रदेश के सिनेरियो में, तो मध्य प्रदेश का सिनेरियो हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश में है क्या? मध्य प्रदेश में जो टोटल राज्यसभा सीट है, राज्यसभा सीट वो कितनी है? तो पॉपुलेशन के हिसाब से मैंने आपको बताया राज्यसभा सीट का एलोकेशन किया जाता है। तो टोटल मैंने आपको बताया 11 सीट है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम्पल लेकर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? तो मध्य प्रदेश में टोटल राज्यसभा सीट कितनी है? भाई 11 सीट है। आप ऐसा मान लीजिए, अज़्यूम कर लीजिए जैसे कि पर्टिकुलर हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 4 सीट वैकेंट पड़ी है। कहने का मतलब सर क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा सीट कितनी है? 11 है। 11 में से 7 सीट पर ऑलरेडी मेंबर्स नियुक्त हैं, जबकि 4 सीट को हम लोग क्या कर बता देते हैं वैकेंट। ऐसा अज़्यूम करना है, ठीक है? मान लीजिए खाली है, ठीक है? ऐसा समझना है ये खाली है। मान लेते हैं कोई ए या बी नाम का जो प्रत्याशी है, ये क्या हो रहा है? ये खड़ा हो रहा है राज्यसभा के मेंबर होने के लिए। ये पर्टिकुलर ऐसे कुछ 4 लोग मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप ऐसे ही अज़्यूम कर लीजिए 4 लोग खड़े हो रहे हैं इस पर्टिकुलर इलेक्शन में। ए, बी, सी और इसी तरह से कोई डी नाम का व्यक्ति है या महिला है। इन पर्टिकुलर 4 लोगों को एट लीस्ट कितने विधायकों का सपोर्ट चाहिए जिससे वो राज्यसभा का मेंबर नियुक्त हो सकें? तो हमें पता होना चाहिए कि ए, बी और सी को कितने टोटल नंबर ऑफ वोट मिल जाएँ जिससे वो राज्यसभा का मेंबर नियुक्त हो जाए। तो हम लोग बात कर रहे हैं ए, बी, सी और डी को कितने वोट मिल जाएँ जिससे वो राज्यसभा का मेंबर बन जाए। मैं आप सभी को सर या मैम आप सभी को मैं ये समझाने वाला हूँ कि जो राज्यसभा का ना चुनाव होता है, स्पेसिफिकली राज्यसभा का जो चुनाव होता है,
वो अलग-अलग राज्यों में सीट एलोकेशन के हिसाब से होता है। हमने बोला मध्य प्रदेश का सिनेरियो जो था उसमें टोटल 11 सीट थी। इन पर्टिकुलर 11 सीट में 7 सीट तो फिल अप हैं, मान लेते हैं और 4 सीट क्या हैं? वैकेंट हैं। इन 4 सीट पर ए, बी, सी और डी नाम के 4 व्यक्ति बैठने वाले हैं। इन पर्टिकुलर लोगों को कितने एमएलएज़ का सपोर्ट चाहिए, इसका कोई फ़ॉर्मूला तो होना चाहिए ना, तो वो फ़ॉर्मूले पर भी आएँगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राज्यसभा के चुनाव किस तरीके से होता है। तो सीक्रेट बैलेट पेपर का यूज़ होता है, सीक्रेट बैलेट पेपर का यूज़ होता है। इस बैलेट पेपर में क्या होता है भाई, इस बैलेट पेपर में आपको क्या करना होता है, प्रेफ़रेंस वाइज़ नाम देना होता है। प्रेफ़रेंस वाइज़ वोटिंग करनी होती है। यहाँ पर 4 नाम लिखे होंगे और इन प्रेफ़रेंस वाइज़ आप क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। सेकंड किस मेथड का यूज़ किया जाता है, तो इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है इलेक्शन का वो क्या है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सर ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है? जब भी किसी यहाँ पर जो वोटिंग की जाती है, जब कोई भी एमएलए वोट डालने आप तो जाओगे नहीं, कोई एमएलए विधायक जाएगा वोट डालने, जब वो वोट डालेगा तो ए, बी, सी, डी 4 व्यक्ति हैं ना, तो अगर उसको पसंद है बी नाम का व्यक्ति, तो बी नाम के व्यक्ति को वो फर्स्ट प्रेफ़रेंस देगा, सी नाम के व्यक्ति को वो सेकंड प्रेफ़रेंस देगा, डी नाम के व्यक्ति को वो थर्ड प्रेफ़रेंस देगा और ए नाम के व्यक्ति को वो फोर्थ प्रेफ़रेंस देगा, है ना? यानी इस तरीके से वो 4 नाम सेलेक्ट करेगा, वो सबसे पहले किसको चाहता है, अगर मान लीजिए वो चाहता है, वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना चाहता है, वो यह चाहता है कि राज्यसभा का सदस्य ये बी नाम का व्यक्ति बन जाए, तो बी नाम के व्यक्ति को क्या करेगा, वो आराम से वोट देगा, फर्स्ट प्रेफ़रेंस में रखेगा। इसी तरीके से सारे एमएलए क्या करते हैं, इस तरीके से वोट करते हैं। तो वोटिंग प्रोसीजर आपको पता चल गई कि वोट किस तरीके से किया जाता है। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इस तरीके से सीक्रेट बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है और इस तरीके से इस सिस्टम के द्वारा वोटिंग की जाती है। कौन वोट करेगा? एमएलए वोट करेंगे। ध्यान रखना है हमेशा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के सिनेरियो पर हम लोग थोड़ा-सा चर्चा करेंगे, तो परेशान होने की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में अगर मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश का सिनेरियो लेकर चलते हैं, मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं भाई? तो आप सभी को पता है जो विधानसभा की सीट है वो कितनी है? 230 230 सीट हैं, ठीक है? मध्य प्रदेश में। ये वाली बात आपको पता है। विधानसभा सीट की बात कर रहा हूँ मैं। विधानसभा सीट कितनी है? 230 है। जबकि मैंने आपको बताया 4 सीट राज्यसभा की वैकेंट हैं, मध्य प्रदेश में। तो जो वोटिंग मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए किसी इन चारों में से ये जो एबीसीडी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, एबीसीडी जो आपको दिख रहे हैं, इन चारों व्यक्तियों को कितने एमएलए का सपोर्ट मिल जाए जिससे वो राज्यसभा का मेंबर बन जाए, राज्यसभा का मेंबर बन जाए। तो ये मेंबर बनने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। एक क्या दिया गया है? फॉर्मूला दिया गया है। ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए नंबर ऑफ एमएलए, किसी भी राज्य में कितने नंबर ऑफ एमएलए हैं, है ना? अपॉन में वैकेंसीज, उस पर्टिकुलर राज्य में कितनी वैकेंट सीट हैं, ठीक है? वैकेंसीज और साथ में +1 करना है। +1 करने के बाद होल में जितना भी जो भी रिजल्ट आएगा उसमें +1 करना है, ठीक है? सर बात समझ में मुझे थोड़ी-थोड़ी आ रही है। अगर हम लोग मध्य प्रदेश का सिनेरियो लेकर चले तो मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं सर? 230 हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया और हमने ऐसा अज़्यूम कर लिया कि मध्य प्रदेश में टोटल 4 वैकेंट सीट है राज्यसभा की। ठीक है? राज्यसभा की कितनी वैकेंट सीट है? ऐसा मान लेते हैं, अज़्यूम कर लेते हैं कि 4 सीट वैकेंट है। तो सर ये वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रख के देखते हैं क्या? तो हमने क्या किया? हमने 230 बटा 4 प्लस 1, ठीक है? +1 यानी कि 230 बटे 5 और 5 से डिवाइड करते हैं तो टोटल कितना आता है भाई? 46 आता है और 46 में +1 करते हैं, ये वाला +1 किया है हमने, ठीक है? तो टोटल कितना आ जाता है? 47 यानी किसी भी व्यक्ति यानी आप बात करें ए-बी-सी-डी की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो ए-बी-सी-डी नाम के व्यक्ति हैं, इनमें से किसी भी एक को अगर 47 एमएलएज़ का सपोर्ट मिल जाता है, अगर सपोर्ट मिल जाता है, तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर
कर दिया जाता है। राज्यसभा का मेंबर नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला आप सभी को ध्यान रखना है नंबर ऑफ एमएलए। यहाँ पर हो सकता है एमएलए की जगह पर लिखा हो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसा भी लिखा जा सकता है, शब्दों को बदला जा सकता है। अपॉन में वैकेंसी प्लस 1 और होल कर प्लस 1 अलग से जोड़ देना है। तो मध्य प्रदेश में अगर किसी व्यक्ति को मेंबर नियुक्त किया जाना है, तो उसे टोटल कितने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए? तो 47 एमएलएज अगर किसी व्यक्ति के फेवर में या फर्स्ट प्रेफरेंस देकर किसी व्यक्ति को वोट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? राज्यसभा मेंबर बन जाएगा। सर एक बात और, क्या एमएलएज ही पार्टिसिपेट करते हैं? कन्फ्यूजन जो बहुत बार दिमाग में आता है, वो कन्फ्यूजन क्या है? उस कन्फ्यूजन पर भी थोड़ा-सा आते हैं। वो कन्फ्यूजन ये है, क्या इसमें एमएलएज ही पार्टिसिपेट करते हैं? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति, ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर राज्यसभा का मेंबर बन सकता है, राज्यसभा मेंबर बन सकता है। बस उसे क्या करना होगा? उसे इन पर्टिकुलर कुछ विधायक, कितने विधायकों का सपोर्ट चाहिए? 10% विधायक का सपोर्ट मिल जाए या 10 विधायक आ जाएँ। सर कितने विधायक? 10%। अगर आप टोटल सीट मध्य प्रदेश में 230 हैं, तो 230 का 10% कितना होता है? 23 होता है। अगर कोई व्यक्ति, सर यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होगा। मैं इसको अलग से बताने का प्रयास करता हूँ। क्या मैं बोल रहा हूँ? ये पूरी प्रोसीजर अलग है भाई। इधर हमने जो भी डिस्कस किया ये बिल्कुल अलग है। ये जो कन्फ्यूजन वाला हिस्सा है ना, इस पर मैं थोड़ा-सा बात कर रहा हूँ। अगर मान लेते हैं कि आपके पिताजी को राज्यसभा का मेंबर क्या करना है? राज्यसभा का मेंबर, जो भी एस्पिरेंट मेरे से पूछ रहा है, समझना चाहता है, वो आप ध्यान रखिए कि अगर आपके पिताजी को राज्यसभा का मेंबर बनाना है, तो उन्हें क्या करना होगा? उनको क्या करना होगा? तो ये वाली बात तो पता चल गई, ये तो पूरी प्रोसीजर है, इलेक्शन की प्रोसीजर है। ये पूरी जो प्रोसीजर मैंने आपको अभी तक बताई, ये सारी क्या है? इलेक्शन की प्रोसीजर। यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन क्या आपके पिताजी राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हैं। बस उन्हें क्या करना होगा? उन्हें ये करना होगा कि हमने 3 योग्यताएँ पढ़ी थी, 30 साल की एज क्रॉस कर गए हों वो अगर, और बैंक्रप्सी ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी किसी लाभ के पद पर ना हो, भारत के सिटीज़न हो, तो वो बन सकते हैं। लेकिन उन्हें क्या करना होगा, जब वो ईसीआई के पास जाएँगे, किसके पास जाएँगे? ईसीआई के पास जाएँगे, तो उन्हें राज्यसभा मेंबर होने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें एट लीस्ट 10% जितनी भी सीट उस पर्टिकुलर राज्य में किसी, अगर मान लीजिए वो मध्य प्रदेश से अप्लाई करते हैं, मध्य प्रदेश में वो क्या कर रहे हैं? बनना चाह रहे हैं मेंबर, तो मध्य प्रदेश में टोटल सीट कितनी है? 230। 230 का 10% निकालिए आप, 230 का 10% कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 23 होता है, 23 होता है, ठीक है? तो 23 एमएलए अगर उनके फेवर में है, तो वो जाएँ किसके पास? वो अपना प्रपोज़ल लेकर, बात कर रहा हूँ यहाँ प्रपोज़ल लेकर, वो क्या कर सकते हैं? अपना प्रपोज़ल लेकर जा सकते हैं किसके पास? अपना प्रपोज़ल लेकर जा सकते हैं ईसीआई के पास। किसके पास जाएँगे? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये लगेगा कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, इसके पास टोटल ठीक-ठाक सपोर्ट है। ये बन सकता है, ये टाइम पास करने के लिए नहीं आया है। ये आराम से बन सकता है राज्यसभा का मेंबर, तो इसका नाम हम लोग रख लेते हैं। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं ये फॉर्मल प्रोसीजर है, ठीक है? तो ये र फॉलो की जाती है। ये कंपल्सरी नहीं है कि उनको 23 मेंबर होना ही ज़रूरी है। टोटल 10 में एमएलएज़ भी अगर सपोर्ट में है तो वो चले जाते हैं, आप ऐसा कहें। ऑलमोस्ट मिनिमम 10 एमएलएज़ का सपोर्ट होना चाहिए। 10% या 10 एमएलए, ठीक है? ऐसे कोई प्रोसीजर है। लेकिन कोई भी व्यक्ति बन सकता है। ध्यान रखना, कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता है, वो कन्फ्यूजन ये है कि क्या एमएलए में से ही किसी को बना दिया जाता है? क्या सिर्फ एमएलए ही राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। राज्यसभा का मेंबर कोई भी बन सकता है, बस उसे इन पर्टिकुलर योग्यताओं के बारे में, उसके क्वालिफिकेशन के बारे में ध्यान रखना है और ये प्रोसीजर उन्हें फॉलो करनी है। ये जो प्रोसीजर्स है ना? उसके तहत वो क्या कर सकते हैं? बन सकते हैं राज्यसभा का मेंबर। फॉर्मूला आप सभी को ध्यान रखना है। मैं इन सारी चीज़ों को इरेज़ करता हूँ, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे आप सभी के माइंड में, तो मैं इन सारी चीज़ों को इरेज़ कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिनका भी ये सवाल था, उन्हें सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं बिल्कुल एक समराइज़्ड फॉर्म में कुछ चीज़ों को रिवाइज़ करा देता हूँ। डिवीज़न क्या है? इस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस होता है। सीक्रेट बैलेट पेपर, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वोटिंग इस तरीके से बैलेट पेपर पे होती है। प्रेफरेंस वाइज़्ड वोटिंग की जाती है, ध्यान रखना है। इसके अलावा मेंबर्स को कितना कितना क्राइटेरिया फुलफिल किया जाना चाहिए, तो मध्य प्रदेश की अगर सीट से हैं, तो मध्य प्रदेश के में टोटल नंबर ऑफ एमएलए को लेना है सबसे पहले, वो नंबर रखना है।
और टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो 4 वैकेंसीज हैं, अगर मान लीजिए एज्यूम कर रहे थे हम लोग, ये मान रहे थे, तो टोटल 47 हमारा आंसर आया था, और 47 एमएलए का अगर किसी व्यक्ति को ठीक ठाक सपोर्ट ए, बी, सी या डी में किसी को भी सपोर्ट मिल गया, तो वो क्या बन जाएगा, राज्यसभा का मेंबर नियुक्त कर दिया जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। किसी भी तरीके का डाउट अगर फिर भी रह गया है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। वन टू वन पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक के माध्यम से भी आप मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा सेशन, ये डाउट सेशन में आपका पूरा डाउट क्लियर हुआ होगा। फिलहाल फिलहाल बात करते हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा फर्स्ट हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट किस सिटी में लगाया गया है मध्य प्रदेश की? ये भी आपको कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। मुझे उम्मीद है कि ये सारा सेशन आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का डाउट है, तो आप इन पर्टिकुलर सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम पर तो आप डायरेक्ट स्कैन करके भी पहुँच सकते हैं। बस आपको क्या करना है, स्कैन करना है इस स्कैनर को, आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम आईडी पर पहुँच जाएँगे। इसके अलावा सर्च तो कर ही सकते हैं। इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप स्टडी आपके साथ में मिल जाएगी, और फेसबुक पर आप चाहें तो आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और आप इस पर्टिकुलर सेशन को अपने दोस्तों और उन साथियों तक ज़रूर पहुँचाएँ, और फिर भी आपका अगर कोई डाउट भी हो, तो आप वो डाउट ज़रूर बताएँ मुझे। ठीक है? फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।